Good morning. I'm recording this chapter on production functions with two variable factors now. You have already done the chapter on production functions with one variable factor, right? Now we are taking two variable factors, okay? So we are concerned with the analysis of production function when two factors are taken as variable. Now we'll use the concept of isoquants, okay? That is basically the iso product curves. These are quite similar to your indifference curve of theory of demand. Okay, so we'll understand the production function with two variable factors and returns to scale, isoquants, properties, and all that. We'll be understanding them. Now, isoquants, first of all, they're also known by this name, equal product curves. Equal product curves. They are similar to indifference curves of the theory of consumer behavior. You remember indifference curve? When a consumer is indifferent between two combinations of commodities, that is, both of them give him the same level of satisfaction. So this isoquant is quite similar to that. Isoquant represents all those factor combinations which are capable of producing the same level of in output. वो सारे फैक्टर कॉम्बिनेशंस जो आउटपुट सेम प्रोड्यूस करेंगे, जब हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, तो जो कर्व बनता है उसको हम आइसोक्वांट बोलते हैं. ओके, so these are the contour lines which trace the loci of equal input. Loci is the plural of locus. तो जब आप जैसे दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप अगर ज्वाइन करते हो, तो ये आपको ये लोकस इसका हो गया ना कि जो इनको ज्वाइन कर रहा है. तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो आपके कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं कि भाई इतना कैपिटल और इतना, मान लो अगर इतना कैपिटल और इतना लेबर है, फिर इतना कैपिटल और इतना लेबर है, तो ये कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं. ठीक है, ये आउटपुट नहीं बता रहे, ये कॉम्बिनेशन बता रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन पर भी जो आउटपुट आएगा वो सेम होगा जो कि इस कॉम्बिनेशन पे होगा. अभी हम इसको और आगे समझेंगे. बट रिमेंबर वन थिंग दैट क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व जैसा है और ये कॉम्बिनेशंस इक्वल आउटपुट बताएंगे, तो प्रोड्यूसर जो है वो इनमें इनडिफरेंट रहेगा. ठीक है, इसीलिए इसको प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व भी कहा जाता है. यू कैन जस्ट रीड दिस जो यहाँ पर लिखा है अभी, फिर हम आगे चल सकते हैं. Now here you can see there is a table 17.1 जहाँ पर factor combinations दिए हुए हैं to produce a given level of output. For example, there is 1 labor 12 capital, then 2 labor 8 capital, then 3 5 4 3 and 5 2. So यहाँ पर हम क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं आपके ABCD, ये लेटस से 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो अगर आप एक आदमी को और 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगा रहे हो या दो आदमी और 8 यूनिट ऑफ कैपिटल लगा रहे हो, आपका आउटपुट सेम है एंड दैट इज 100 यूनिट्स. ओके, सो यही सारी चीज यहाँ पर लिखी है, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर एक्सप्लेन करें हैं. जब हम इन सारे कॉम्बिनेशंस को प्लॉट करते हैं, तो जो हम ज्वाइन करने के बाद जो हमें फिगर मिलती है उसको हम आइसोक्वांट बताते हैं. और वो जो आइसोक्वांट होता है उसका हर पॉइंट आपका सेम लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे जो आपको कर्व दिख रहा है ये आपका आइसोक्वांट कर्व है, राइट. ये जो लेफ्ट साइड पे आपको कर्व दिख रहा है, दिस इज द आइसोक्वांट. यहाँ पर आप देखेंगे 12 1, देन 8 2, ओके, देन दिस कॉम्बिनेशन ऑफ 3 and 5. तो ये सारे आपके कॉम्बिनेशंस आपको यहाँ दिखेंगे जब आपने प्लॉट करे, और ये सारे जो हैं आउटपुट ऑफ 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, so isoquants are similar to indifference curve. There is one important difference also. Indifference curve वो बताते हैं जिसमें same satisfaction और utility मिलती है, but no attempt is made to specify the level of utility in exact quantitative term. हम ये कहते हैं कि कंज्यूमर को बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पॉइंट ए और पॉइंट बी, पर उस सेटिस्फेक्शन का हम मेजरमेंट नहीं करते हैं. ठीक है, बिकॉज वो कार्डिनल यूटिलिटी से लिंक्ड होता है और वो अनएम्बिगुअस रहता है. तो हम इंडिफरेंस कर्व में ऑर्डिनल नंबर जैसे कि 1 2 3 इंडिकेट करते हैं, और उसमें ये बोल देते हैं कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा देन अ लोअर वन. बट द इंफॉर्मेशन एज टू हाउ मच वन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज ग्रेटर, वो हमको नहीं पता. आइसोक्वांट्स क्योंकि फिजिकल यूनिट्स में, भाई ये 100 यूनिट्स का है, इससे ऊपर वाला 200, जैसे यहाँ देखें 100 140 160, तो ये हायर वाले आपको आउटपुट बता पाते हैं. तो यहाँ पर आप इजीली जो है उनको लेबल भी कर सकते हो और फिजिकल टर्म्स में मेजर भी कर सकते हो. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ अ गुड बीइंग अ फिजिकल फिनोमेना लेंड्स इटसेल्फ इजीली टू एब्सोल्यूट मेजरमेंट. तो प्रोडक्शन क्योंकि एक फिजिकल फिनोमेना है,
आप आराम से इसको फिजिकल यूनिट्स में मेजर कर सकते हो। और आइसोकॉन जो है वो स्पेसिफाइड लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताते हैं। इट इज पॉसिबल टू से बाय हाउ मच वन आइसोकॉन इंडिकेट्स ग्रेटर और लेस प्रोडक्शन देन अनदर। तो ये क्योंकि मेजरेबल है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला 20 ज्यादा है, ये 20 कम है, ये वाला फर्स्ट वाले से 40 ज्यादा है, ये वाला सेकंड वाले से 40 कम है। तो ये आप आराम से कह सकते हैं, राइट। जब हम ये सारे आइसोकॉन्स को मेजर कर लेते हैं, एक जगह पे मैप सॉर्ट ऑफ बना लेते हैं, तो इसको आइसोकॉन मैप कहा जाता है। अब ऑब्वियसली जैसे यहाँ पर 12 और 1 है, ठीक है। तो जब आप इस पॉइंट पे ही अगर यहाँ पर एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ पर इसको पैरेलली लेबल करती हूँ। देखिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जैसे ये 12 पॉइंट है, ये 12 पॉइंट है, ये वाला कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आपका जो लेबर था वो तो आपका 1 है। हम्म इस हायर लेवल ऑफ आउटपुट के लिए ये जो 120 आ रहा है, आपका जो इनिशियल आ रहा है वो है 12 2। ठीक है। तो जो ये वाला 120 वाला आउटपुट है उसके लिए ये पॉइंट जो हो गया ये 12 2 वाला पॉइंट है। तो आपका एक इनपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ गया। ठीक है, आपने एक लेबर और बढ़ाई, 120 बढ़ गया। फिर अगले वाले में 12 3 पे आप 140 पे पहुंच गए, 12 4 पे आप 160 पे पहुंच गए। तो इससे ये साफ पता चलता है कि जैसे जैसे हम इनपुट्स को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है। ओके। Now, the next topic is marginal rate of technical substitution. Marginal rate of technical substitution प्रोडक्शन की थ्योरी में बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपका इंडिफरेंस थ्योरी में है। ये रेट आपको इंडिकेट करता है द रेट एट विच फैक्टर्स कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एट द मार्जिन विदाउट ऑल्टरिंग द लेवल ऑफ आउटपुट। दैट मीन्स आप जो है फैक्टर्स को कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, मतलब लेबर की जगह कैपिटल डाल सकते हो, कैपिटल की जगह लेबर डाल सकते हो, और आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। तो किस रेट पे, क्या रेट है लेबर की जगह कैपिटल डालने का। सो मोर प्रिसाइसली अगर हम बात करें, सो इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 यूनिट ऑफ लेबर, द लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग अनचेंज। यानी कि कैपिटल के कितने यूनिट्स आप रिप्लेस कर सकते हो 1 यूनिट ऑफ लेबर से। जैसे अगर 1 यूनिट ऑफ लेबर से, अगर आप मान लीजिए जैसे हमारा जो टेबल था उसमें 112 और 28 था, ठीक है। तो हमने देखा कि 1 लेबर ऐड होते ही आपकी 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल रिप्लेस हो रही थी। सो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल विच कैन बी रिप्लेस्ड इन दैट केस इज 4, and the number of units of labor which have added is 1. So MRTS will be 4/1. तो यही यहाँ पर लिखा है कि जब आप टेबल में देखते हैं, आप टेबल अगर पीछे से दोबारा देखना चाहते हैं तो अपनी बुक से देख सकते हैं। ये देखिए 112 एंड 28, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। इसके बाद each of the factor combinations yield the same level of output. Moving down from combination A to B, 4 units of capital are substituted. Okay, यही चीज यहाँ पे लिखी है by 1 unit of labor in the production process without any change in the level of output. Therefore, MRTS is 4 at this stage. Switching from input combination from B to C, वहां पर आपका 2 and 8 से 3 और 5 पे आ रहे हैं। So basically उसमें 3 units of capital जो है वो रिप्लेस हो रहे हैं। 8 से 5 पे आ गए और लेबर 2 से 3 पे हो गई। तो कैपिटल के 3 यूनिट्स आपके रिप्लेस हुए हैं, आउटपुट रिमेनिंग द सेम। सो MRTS इस केस में 3 हो गया, और इस तरह से 2 और 1 करके आगे प्रोसीड करता है। MRTS एट अ पॉइंट ऑफ आइसोकॉन्ट, जो हमारा आइसोकॉन्ट था उसमें हम उसको स्लोप ऑफ आइसोकॉन्ट बोलेंगे। दैट इज बेसिकली दिस ओनली, सी डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल। So how many units of capital you have replaced by 1 unit of labor, that is MRTS, and that is a slope also. We have already done this kind of a slope in indifference curve. So with the same logic, जो आपका स्लोप ऑफ आइसोकॉन कर्व है दैट इज डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, और वही आपका MRTS भी होता है। ठीक है, MRTS ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल भी यही है, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल, एंड स्लोप भी यही है, एग्जैक्टली सेम लाइक इंडिफरेंस कर्व। अगर वो क्लियर है तो ये भी क्लियर होगा, नहीं तो दोबारा से उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। नाउ फैक्टर कॉम्बिनेशंस की जब हम बात करते हैं तो ये देखिए 1 यूनिट ऑफ लेबर 2 3 4 5, कैपिटल में 12 8 5 4, और ये MRTS का इन्होंने यहाँ लिख दिया। ठीक है,
Slope of isoquant at a point and therefore the MRTS between factors can also be known by the slope of the tangent drawn on the isoquant at that point. तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे स्लोप देखना चाहते हो तो वहां पर एक टैंजेंट ड्रॉ कर लो, उसका भी अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो उसी पॉइंट का स्लोप आएगा जो कि आपके आइसोक्वांट का है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए एक टी टी डैश आपने टैंजेंट बनाई, इसका स्लोप इस पॉइंट पे है ओ टी, ये जो ओ टी अपॉन ओ टी डैश। ठीक है, तो MRTS जो आपका पॉइंट ए पे निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू ओ टी अपॉन ओ टी डैश इंटू जे जे। ठीक है, ओ टी अपॉन ओ टी डैश। ठीक है, एंड देन जे जे डैश अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये इस पॉइंट पे आपने एक टैंजेंट बनाई है, तो यहाँ पर अगर आपको MRTS निकालना है इस पॉइंट पे एल पॉइंट में, तो ओ जे अपॉन ओ जे डैश। ठीक है, ओ जे अपॉन ओ जे डैश, ये इस पॉइंट का MRTS आ गया, और ये जो आपने ओ टी अपॉन ओ टी डैश निकाला तो वो इस पॉइंट का आ जाएगा। ठीक है, आप इस पॉइंट पे डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल लॉजिक भी लगा सकते हो, या फिर ये ओ टी अपॉन ओ टी डैश भी लगा सकते हो। ठीक है, सो MRTS का मतलब अगर हम देख लें तो इट इज अ रेशियो ऑफ द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट्स ऑफ टू फैक्टर्स। मार्जिनल मीन्स एडिशनल, और फिजिकल प्रोडक्ट मतलब ये जो फैक्टर्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं फिजिकल प्रोडक्ट, उनका जो आपका रेशियो है। Since by definition output remains constant at an isoquant, the loss in physical output from a small reduction in capital will be equal to the gain in physical output from a small increment in labor. तो क्योंकि आउटपुट कांस्टेंट है, ठीक है, किसी भी आइसोक्वांट में, जैसे अगर आप नीचे होते जा रहे हो, ठीक है, ये जो आइसोक्वांट है, तो नीचे होते जा रहे हैं, आपका कैपिटल कम होता जा रहा है लेकिन आपका लेबर बढ़ता जा रहा है, और हमारा क्योंकि आउटपुट सेम है तो हम ये कह रहे हैं कि कोई भी रिडक्शन हो रहा है कैपिटल में तो वो लेबर की इंक्रीमेंट से ऑफसेट हो रहा है, लेकिन क्या रेट है उसके ऑफसेट होने का वो कौन बताता है, वो MRTS बताता है। ठीक है, now the loss in output is equal to the MPP, जिसको आप MP बोलते हो, multiplied by the amount of reduction in capital. Gain in output is equal to the MP of labor multiplied by increment in labor. तो आप ये कह सकते हो कि जैसे कैपिटल में जो चेंज आया इनटू MP ऑफ K प्लस लेबर में जो चेंज आया इनटू MP ऑफ L, क्योंकि इनमें से एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ये वाला मान लो नेगेटिव है क्योंकि आपका कैपिटल का जो रेट है वो फॉल हो रहा है और लेबर गेन हो रही है, तो जब आप ये चेंज देखेंगे ये ऑफसेट होकर जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से अब इन्होंने उसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये बता दिया, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK। यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस, वी हैव जस्ट सिंप्लीफाइड दिस इक्वेशन। ओके, नाउ डेल्टा के बाय डेल्टा एल हमें मालूम है इज नथिंग बट MRTS, तो हम ये भी कह सकते हैं कि MRTS इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK, यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल। Okay, so it is a ratio of the marginal physical product of two factors. यानी जैसे हम ये बोलते हैं कि लेबर एक ऐड करने से कितना प्रोडक्ट आ रहा है और कैपिटल एक ऐड करने से कितना प्रोडक्ट आ रहा है, एडिशन, चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, उसकी रेशियो से भी आपका MRTS निकल सकता है। ठीक है जी, सो MRTS क्या है हमने देख लिया, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय लेबर, लेवल ऑफ आउटपुट रिमेनिंग सेम। सो यहाँ पर आपने देखा 4321 है। ठीक है, MRTS आपका स्लोप भी है आइसोक्वांट का, डेल्टा के अपॉन डेल्टा एल से रिप्रेजेंट होता है। आपका एक और तरीका है कि आप उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे आपको MRTS चाहिए आप वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और उसका स्लोप निकालिए। ठीक है, उसमें आप नोटिस करेंगे कि जो गेन इन आउटपुट हो रहा था एक एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर से, वो सेट ऑफ हो रहा था लॉस ऑफ कैपिटल से, और इसका जब हमने मैथमेटिकली सॉल्व करा तो हमने देखा कि डेल्टा के बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू MPL अपॉन MPK, दैट इज द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स का रेशियो। आई होप दिस इज क्लियर टिल दिस पॉइंट। Now, a very important characteristic of marginal rate of technical substitution is that it diminishes. यानी कि जो हमारा MRTS है वो डिमिनिश करेगा। इसका मतलब जैसे जैसे ज्यादा लेबर आप सब्स्टिट्यूट करोगे कैपिटल से तो वो रिड्यूस होगा। इन अदर वर्ड्स, एज द क्वांटिटी ऑफ लेबर यूज इज इंक्रीज, जैसे जैसे लेबर की क्वांटिटी इंक्रीज होती है, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल रिड्यूस होती है, जैसे जैसे वैसे वैसे जो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस्ड है ताकि आउटपुट कांस्टेंट रहे, वो डिमिनिश हो जाता है। यानी कि अगर हम टेबल को बच्चे एक बार दोबारा देखें तो टेबल पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पहले 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल के लिए 1 यूनिट चाहिए था, फिर 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल के लिए 1 यूनिट चाहिए था, ठीक है, फिर 2 के लिए चाहिए था, फिर 1 के लिए। तो ये जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ये आपका फॉल होता जा रहा है, और ये नथिंग एल्स बट MRTS है। तो ये इसको आप प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग MRTS भी बोलते हो।
और ये एक एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, जैसे हमने इंडिफरेंस कर्व में भी पढ़ा था। Along an isoquant, as the quantity of labor is increased, quantity of capital is reduced, marginal physical product diminishes, and the marginal physical product of capital increases. So labor का MPP decrease होता है और जो capital का MPP वो increase होता है. So less and less of capital is required to be substituted by an additional unit of labor so as to maintain the same level of output. Now the rate at which MRTS diminishes, किस रेट पे MRTS डिमिनिश कर रहा है, ये बता रहा है दोनों का सब्स्टिट्यूशन रेट, ठीक है। स्मॉलर द रेट एट विच MRTS डिमिनिशेस, ग्रेटर द डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब कि रेट, अगर आपका जो रेट है वो कैसा है, ठीक है, अगर वो डिमिनिश कर रहा है तो इसका मतलब अभी फैक्टर सब्स्टिट्यूट ज्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं। तो जितना स्मॉलर रेट होगा, डिमिनिश होने का जितना स्मॉलर रेट होगा, उतनी ज्यादा दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, ठीक है। If MRTS between any two factors does not diminish and remains constant, then the factors are perfect substitute of each other. यानी अगर जैसे मैं लेबर की जगह कैपिटल को सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकती है, कैपिटल की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर सकती, तो फिर ये दोनों परफेक्ट वो है, क्योंकि उनके बीच में MRTS है ही ना, तो उसका मतलब वो दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है। इसका मतलब उसकी जगह पे वो आराम से, आई एम सॉरी आई सेड यूज नहीं कर सकती। अगर मैं इन दोनों का MRTS जो है वो डिमिनिश नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, तो उसका मतलब ये है कि मैं आराम से जहां जहां लेबर यूज कर रही थी वहां वहां उतना ही कैपिटल यूज में कर सकती हूँ। तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ठीक है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स मतलब इसकी जगह पे आपको आराम से यूज कर सकते हैं। देन जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोकॉन्स। आइसोकॉन्स जो है, हमने देख लिया कि उनका MRTS स्लोप होता है और वो डिमिनिश करता है, तो ऑब्वियसली वो हमेशा स्लोप करेंगे डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि उनका एक नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ अ फैक्टर से लेबर जब आप इंक्रीज करते हो तो कैपिटल का आपको क्वांटिटी रिड्यूस करना होता है ताकि आपका आउटपुट कांस्टेंट रहे। क्योंकि हम आइसोकॉन्स बनाते हैं तो हमारा पर्पस यही होता है कि हम वो कॉम्बिनेशन देखें जिसमें अगर एक ज्यादा हो रहा है और एक कम हो रहा है तो किस तरह के कॉम्बिनेशन में ये दोनों सेम लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग प्रॉपर्टी ऑफ आइसोकॉन्स है, ये एक वैलिड assumption को फॉलो करती है दैट MPP ऑफ फैक्टर्स आर पॉजिटिव, दैट इज यूज ऑफ एडिशनल फैक्टर्स यील्ड पॉजिटिव इंक्रीमेंट। सो ये इसी बेस पे चलता है आपका आइसोकॉन, कि जैसे हमने एक एडिशनल यूनिट किसी भी फैक्टर का डाला तो आउटपुट भी एडिशनल ही होगा, इट्स नॉट गोइंग टू रिड्यूस बिकॉज ऑफ दिस एडिशनल इनपुट इन द व्हाट यू से एडिशनल इनपुट इन द प्रोडक्शन लाइन, ठीक है। सो जब आप किसी भी फैक्टर को इंक्रीज करते हो, अदर फैक्टर मस्ट बी रिड्यूस्ड, ठीक है, अदरवाइज आउटपुट विल इंक्रीज एंड वी विल स्विच टू अ हायर आइसोकॉन, ठीक है। क्योंकि अगर हम दोनों को बढ़ा देंगे तो फिर तो हम हायर आइसोकॉन पे पहुंच जाएंगे ना। द assumption that MPP is positive is quite reasonable. The assumption that marginal physical product of a factor is positive is quite reasonable, ठीक है। In the discussion of the law of variable proportions, we saw that in the stage 3, when the units of variable factors, say labor, become excessive, it causes such an overcrowding on a fixed capital equipment on a given piece of land, if the land is a fixed factor, that they obstruct each other, resulting in negative marginal product of labor. That is, use of additional units of labor reduce the total output. इसको एक बार गो थ्रू कीजिए। Stage 3, लॉ वेरिएबल्स प्रोपोर्शंस के स्टेज 3 में हमने देखा था कि जब लेबर बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो जाता है तो उसमें ओवरक्राउडिंग हो जाती है, और जो आपका फिक्स्ड कैपिटल इक्विपमेंट है जैसे कि लैंड या मशीनरी, उसके ऊपर उल्टा नेगेटिव असर पड़ने लग जाता है, और आपके मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर यानी लेबर के ऐड होने से जो प्रोडक्ट पे असर पड़ता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जो एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर है वो उल्टा आउटपुट को रिड्यूस करते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल पोर्शंस का थर्ड फेस अगर आपको क्लियर नहीं है तो यू कैन डिस्कस दैट विद मी, इफ इट इज क्लियर देन दिस लाइन शुड बी क्लियर। नाउ दिस कुड हैपन, ये हो सकता है, बट ये कहने कोई रैशनल प्रोड्यूसर जो है, जो अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाहता है या प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना चाहता है, वो अपने यूनिट्स ऑफ फैक्टर को वहीं तक लगाएगा जहां तक उसका जो है नेगेटिव ना हो, ठीक है। सो नो रैशनल प्रोड्यूसर हु एम्स टू मिनिमाइज कॉस्ट और मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स विल एम्प्लॉय यूनिट्स ऑफ फैक्टर टू द पॉइंट वेयर इट्स एमपी हैज बिकम नेगेटिव। तो कोई भी ऐसा नहीं लगाएगा जहाँ पे वो नेगेटिव हो जाए, ठीक है।
अगर मुझे मालूम है कि यहीं तक पॉजिटिव है, इसके आगे नहीं है, इसके आगे मैं और डालूंगी तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, तो मैं एडिशनल यूनिट्स ऑफ लेबर डिप्लॉय नहीं करूंगी, ठीक है। बिकॉज पॉजिटिव प्राइसेस हैव टू बी पेड फॉर देम, क्योंकि प्राइस तो पॉजिटिव जा रहा है लेकिन रिटर्न नेगेटिव आ रहा है। So in view of the positive prices that have to be paid for the units of factor, we rule out the use of units of factor that have negative or zero marginal product. Clear? तो क्योंकि हमें प्राइजेस जो है वो पॉजिटिव देने होते हैं, यानी प्राइजेस की वैल्यू तो प्लस में आ रही है ना, तो कोई भी यूनिट ऑफ फैक्टर हम वहां पर डिप्लॉय नहीं करेंगे जहां पर वो आपको जीरो या नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट देगा। यानी जिसके एक यूनिट ऐड होने से अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव या जीरो हो जाएगा, तो हम उस पॉसिबिलिटी को फिलहाल रूल आउट कर रहे हैं, हम उस लेवल पे नहीं पहुंचना चाहेंगे, ठीक है। Now, with labor measured on x-axis and capital on the y-axis, if the isoquant is a horizontal straight line, मतलब कि नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अगर आपका जो आइसोक्वांट है, ये वाला जो आप बना रहे हो, अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन जाता है, स्ट्रेट, ठीक है, तो ये क्या बताएगा, ये 1 मार्कर में एमसीक्यू में जैसे आते हैं उसमें आ सकता है कि देन दिस वुड इंडिकेट दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो। देखो अगर आप यहाँ पे देखो, ये लेबर इधर है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन चल रही है, तो डेल्टा एल तो आपका जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, वो तो गया ही ना, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। उसकी वजह से लेबर के ऐड होने से प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा। दिस इज व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। लाइक वाइज वो वर्टिकल आइसोकॉन्ट है, वो बोलेगा कि कैपिटल के इंक्रीज होने से प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह से अगर ऊपर की तरफ जैसे सप्लाई कर्व चलता है वैसा अगर कोई आइसोकॉन्ट होगा, वो कह रहा है कि either the MP of the two factors is zero or one of the two factors has negative marginal product and the other has positive marginal product। यानी कि एक का यूज होने से तो पॉजिटिव चल रहा है, एक के यूज होने से नेगेटिव। So it is worth noting that upward sloping isochord implies that the same output can be produced with the use of less of both the factors. That is, MP of at least one factor is negative. In this situation, when every reduction in both the factors does not affect output, the producer will not reach an equilibrium position. It follows from above that over the economically relevant stage of production, when the MPO factors are positive, we have downward sloping isochords. So I'll explain this to you in brief. Okay, just give me a second. Now this point says, let us say there is an isochord, okay, and that is a horizontal straight line. Okay, तो लेबर यहाँ पर है, कैपिटल आपकी यहाँ पर है, राइट। तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इससे क्या लग रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज जीरो, ठीक है। जो लेबर का हम कितना भी मतलब करें, इंक्रीज हो रहा है वो कैपिटल की वजह से ही हो रहा है प्रोडक्शन में, तो आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, बट उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कैपिटल का ही है, लेबर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सिमिलरली अगर ये इस तरह का वर्टिकल लाइन है तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एमपी के इज जीरो। दैट मीन्स जो भी प्रोडक्शन या आउटपुट में इंक्रीज आ रहा है वो आपका लेबर की वजह से आ रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग इस तरह का अगर है तो ये वो कह रहा है कि या तो दोनों के ही एमपी आपके जीरो हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों के ही ऐड होने से कुछ नहीं होता है, या फिर वन ऑफ द टू फैक्टर्स हैज नेगेटिव एंड अदर हैज पॉजिटिव। अपवर्ड स्लोपिंग आइसोकॉर्ड implies that the same output can be produced, यानी कि अगर ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट सेम है, इस अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये नहीं कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। अपवर्ड स्लोपिंग आउटपुट का मतलब क्या है कि अगर ये इस तरह से है हमारा, तो इतने यूनिट ऑफ कैपिटल और इतने यूनिट ऑफ लेबर पे भी सेम आउटपुट है, जो कि इतने यूनिट ऑफ कैपिटल और इतने यूनिट पे लेबर है, मतलब कितना भी बढ़ा जाओ आउटपुट तो वही है, ठीक है। इसीलिए हमने बोला कि एमपी दोनों फैक्टर्स का जीरो है, यानी दोनों फैक्टर्स के एडिशनल यूनिट्स की वजह से जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो जीरो है, या अगर एक की वजह से बढ़ भी रहा है तो दूसरा उसको ऑफसेट कर रहा है क्योंकि वो नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, तो आउटपुट सेम चल रहा है, ठीक है। तो यानी वो कह रहा है कि बल्कि आप, ये क्या बता रहा है कि सेम आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ लेस ऑफ बोथ द फैक्टर्स, यानी इससे कम, मतलब जितना अगर आप इस पॉइंट इतने कर रहे हो तो आप इस पॉइंट पे भी आ जाओगे जहां पर लेस ऑफ बोथ द फैक्टर्स है तो भी आपका सेम आउटपुट चला, ठीक है।
क्योंकि एक का हो सकता है, कम से कम एक का तो एमपी नेगेटिव है ही, तभी ये सिचुएशन आ रही है। और इस सिचुएशन में when every reduction in both the factors used does not affect output, the producer will not reach an equilibrium point. इस पॉइंट को आप स्किप भी कर सकते हो. Then it follows from above that over the economically relevant stage of production, when the MP of the factors are positive, we have downward sloping. तो जब हमारे डाउनवर्ड स्लोपिंग आइसोटोन्स हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि हमारा एमपी पॉजिटिव. Excuse me. Now we see that no two isotones can intersect each other. For example, let us say, just like two indifference curves cannot intersect each other. For example, if this is one isotone and this is one isotone, तो ये इस पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जैसे पहला वाला जो आइसोटोन है उसके अपने यूनिट्स के कॉम्बिनेशन होंगे. जैसे हो सकता है कि उसका कॉम्बिनेशन आपका हो 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड 12 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, और दूसरे जैसे इसका मान लो ये है 12 और 1 वाला, और ये है 12 और 2 वाला. तो दोनों के कॉम्बिनेशन जो है वो डिफरेंट है, और जब कॉम्बिनेशन डिफरेंट है तो आउटपुट भी डिफरेंट होगा. हो सकता है ये 20 यूनिट्स का हो, ये 30 यूनिट्स का हो. तो क्या एक यूनिट ऑफ कॉम्बिनेशन जो 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा यूनिट ऑफ कॉम्बिनेशन जो 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई इनका बीच में ऐसा कॉम्बिनेशन भी आ सकता है जो 20 भी प्रोड्यूस करे और 30 भी प्रोड्यूस करे? सो दैट इज क्वाइट एब्सर्ड. तो यही यहाँ लिखा है कि सेम फैक्टर कॉम्बिनेशन जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर सकते. यानी एक लेबर और 12 कैपिटल और 2 लेबर और 12 कैपिटल सेम लेवल ऑफ आउटपुट थोड़ी प्रोड्यूस करेंगे अगर टेक्निक आपकी अनचेंज है. सो दैट मीन्स it is quite sensible that no two isochronds can ever intersect each other. Then isochronds like interference curve, they are convex to the origin. Convex to the origin का मतलब होता है कि ये नीचे की तरफ इस तरह से कर्व है, राइट? कनकेव इज लाइक दिस. सो कॉनकेव नहीं होता, ये कन्वेक्स होता है. एंड बेसिकली इसका मतलब यही है कि हमें जो एमआरटीएस की वजह से ही होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम मूव डाउन करते हैं कर्व की तरफ, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपिटल आर रिक्वायर्ड टू बी सब्स्टिट्यूटेड. जैसे आपने देखा कि पहले 4 यूनिट्स रिक्वायर्ड थे, फिर 3 यूनिट्स थे. एक एक लेबर के लिए 4 यूनिट 4 वो करा, फिर 3 करा. तो यहाँ पर हम 4 को नहीं बोलते, बस सब्स्टिट्यूट बोलते हैं टू कीप द लेवल ऑफ आउटपुट अनचेंज. सो कन्वेक्सिटी इज ड्यू टू द डिमिनिशिंग एमआरटीएस. इफ द आइसोकॉन्स वर कनकेव, यानी अगर वो इस शेप में होते तो इसका मतलब है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इंक्रीज, यानी मोर एंड मोर यूनिट्स लेबर पर सब्स्टिट्यूट फॉर कैपिटल. यानी अगर आप इस पॉइंट पे हो तो 12 और 4 पे हो, और फिर इस पॉइंट पे हो तो 10 और 5 पे हो. ठीक है, तो आपके ज्यादा कैपिटल के लिए आप लेबर यूनिट सब्स्टिट्यूट कर रहे हो. This could be valid if law of increasing returns applied. The law of increasing returns applied का मतलब कि आपके जो factors of production है हमेशा अगर increasing return वाली stage में चलेंगे, then it is sensible. But generally ऐसा नहीं होता. Generally it is sometimes, most of the times it is diminishing returns which becomes true in the real world. और diminishing return की वजह से ही जो MRTS है उसका diminishing rate hold good करता है और isochronds convex to origin होते हैं. And convexity of isochronds implies that the diminishing returns to the variable factor are there. That means जैसे जैसे हम उसको add करेंगे, convexity क्या imply करता है? Diminishing returns to a variable factor. Diminishing returns to a factor because of the fact that different factors are imperfect substitutes of each other in the production of a good. तो जैसे जैसे हम एक का लेवल बढ़ाते हैं, एक का जो है यूनिट बढ़ाते हैं, तो वो दूसरे जितनी एफिशिएंसी नहीं ला पाता, राइट? दूसरे जितनी एफिशिएंसी नहीं ला पाता बिकॉज वो उसका इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. And that is why it gives a diminishing return. That means the return which you get, that is the product which you get, is not as high. तो वो ऑफसेट हो जाता है. मतलब अगर एक यूनिट ऑफ लेबर और 12 यूनिट कैपिटल में मैं 13 यूनिट कैपिटल का करती हूँ, क्या वो सेम प्रोड्यूस करता बजाय कि अगर मैं एक यूनिट लेबर बढ़ा रही हूँ? तो दैट आंसर इज डिबेटेबल, राइट? So convexity of isochronds implies that it becomes progressively more difficult or harder to substitute one factor for another. यानी जैसे जैसे हम आइसोकॉर्न की बात करते हैं तो जैसे जैसे कन्वेक्स होता जाता है, मतलब कि धीरे धीरे करके. इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने पहले कैपिटल से लेबर को सब्स्टिट्यूट करा, फिर कैपिटल से लेबर को सब्स्टिट्यूट करा एंड सो ऑन, तो एक लिमिट आएगी जहां पर कैपिटल और लेबर का सब्स्टिट्यूशन आप नहीं कर पाओगे. Obviously after some time you will need capital also. You can't substitute capital every time with labor. So in that case you will then require a larger amount of labor to replace a unit of capital, क्योंकि आप आउटपुट को कांस्टेंट रखना चाह रहे हो. ठीक है, सो कन्वेक्सिटी बेसिकली क्या बताता है कि एक फैक्टर को आप कितनी इजीली दूसरे फैक्टर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो.
जितना ज्यादा कन्वेक्स होगा एक आइसोपॉन्ड, द हार्डर इट इज टू सब्स्टिट्यूट वन फैक्टर फॉर अनदर। जितना ज्यादा कन्वेक्स का मतलब जितना उसका ग्रेटर स्लोप होगा, और जितना ग्रेटर स्लोप है मतलब कि आप ज्यादा सब्स्टिट्यूट कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि मुश्किल है ना सब्स्टिट्यूट करना, तभी तो आप ज्यादा यूनिट्स यूज कर रहे हो सब्स्टिट्यूट करने के लिए। So this is what it wants to say, but you'll have to learn these liners because they can be asked in MCQs. Any of these lines can be tricky. Okay.